Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं, मत पूछो ये मंजर क्या है। 1 महीने में बदलेगी पाकिस्तान की किस्मत और लोग कहेंगे ये बंजर क्या है। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म इन दिस मॉर्निंग। आज आपके सामने एक आर्टिकल लेकर आया हूं, इसमें 4 से 6 खबरें हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें ट्रंप और ईरान की खबर भी है, लेकिन इसमें बात अपने देश की पहले करूंगा, बाद में उनकी करूंगा, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे, इसी कथन पर भारत का हर राष्ट्रभक्त चलता है। इसी के साथ आर्टिकल की शुरुआत करता हूं। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखिएगा। मैं हल्की हल्की पहले जानकारी दूंगा, बारीकियां दूंगा, और उसके बाद विस्तार से आपको समझाऊंगा कुछ चीजें जो भारत की जनता को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले इस व्यक्ति को देखिए, इसने घोषणा कर दी है कि भारत नक्सल फ्री हो चुका है। हमारे यहां से नक्सलिज्म समाप्त हो गया। 60 बरस पहले लगा हुआ वो दंश 1967 वेस्ट बंगाल नक्सलबारी, जहां से यह मुहिम शुरू हुई थी, चाइना की आइडियोलॉजी को लेकर कि नक्सलवाद भारत की नसों में भर गया, उसको कोई खत्म नहीं कर पाया। आज पार्लियामेंट में घोषणा हो जाती है कि नक्सलवाद भारत से मिटाया जा चुका है। समझिए कि जो 0.5 फ्रंट है उसका एक हाथ काटा जा चुका है। नक्सल उसका एक हाथ था। दूसरी बात यह देखिए, यह भारत के रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, और ये तीनों सेनाओं के प्रमुख इधर हैं। इधर अश्विनी वैष्णव और एनएसए साहब भी हैं, और इसके बाद एक मीटिंग और है। सबसे पहले ये जो क्रोनोलॉजी में बता रहा हूं मीटिंग की, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक बार ध्यान से सुनना। मैं आज आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा, वो वीडियोस भी देखते चलना एक तरफ से, और मैं आपको बताऊंगा कि हमको इशारों को समझना होता है। जियोपॉलिटिकल रीडिंग में कोई आपको लिखकर नहीं देगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई द साइंस। और किसके? बड़े बड़े डेलीगेट्स के, बड़े बड़े मतलब जो भी राष्ट्र के प्रमुख होते हैं या एनएसए होते हैं, उनके साइन को समझना। देखिए, इसी महीने की बात बता रहा हूं आपको। मैंने आपको अभी एक शायरी बोली थी ना कि युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं, मत पूछो यह मंजर क्या है। 1 महीने बाद लोग देखेंगे और पूछेंगे पाकिस्तान को, अरे यह बंजर क्या है। यह मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मेरे भाई। यहां देखिए, सीसीएस की यानी कैबिनेट सिक्योरिटी की जो मीटिंग होती है वो ऐसे ही नहीं होती, बहुत कॉमनली नहीं होती है, बहुत बड़े मौकों पर होती है, और बार बार हो रही है। आपको बता देता हूं एक बहुत खुफिया चीज कि मोसाद कहां की एजेंसी है? इजराइल की। इजराइल की एजेंसी ने भारत की रॉ को यह इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया है कि पाकिस्तान कोई घिनौना खेल खेलने वाला है। कहां पर? हमारे वेस्टर्न प्रोविंसेस में, यानी जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन वाले इलाकों में कोई ना कोई मंजर सेट कर रहा है। कौन? पाकिस्तान। इसलिए आपने देखा होगा भारत ने बार बार नोटम जारी किया, कभी राजस्थान के ऊपर, कभी कश्मीर वाले इलाके में, कभी पंजाब वाले इलाके में, गुजरात के कक्ष में। ऐसे ही नहीं, बिना इंटेलिजेंस के इतनी बड़ी बातें नहीं होती हैं। अगर 1.5 घंटे तीनों सेना के प्रमुख और एनएसए डोवाल और प्रधानमंत्री बैठे हैं, बात कोई बड़ी है। ये जो अभी बैंडेक पकड़ा गया है ना अमेरिका का, इसको हल्के में ले रहे लोग, इसकी बात दब गई है। लेकिन ध्यान रखना, सीआईए दिन रात कोशिश कर रहा है कि या तो इसको मार दिया जाए वहीं पर, और या इसको छुड़ाया जाए। क्यों? क्योंकि भारत इससे उगलवा लेगा पूरी कहानी। मेरे दोस्त, किसी देश के प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रची है, एक बहुत बड़ा सरगना पकड़ा जाता है जो नामित है। आप समझिए देश के पास कितनी बड़ी इंटेलिजेंस है। अब मोसाद ने यह जानकारी दी कि आपके देश में, आपके वेस्टर्न पार्ट पर कुछ घिनौना हरकत होगी, पाकिस्तान की तरफ से होगी। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, पाकिस्तान की जो 25 करोड़ की आवाम है पाईजान वाली, वो आवाम है कि वो किसी मुद्दे पर भारत के खिलाफ नहीं रहेगी। सिर्फ पाकिस्तान की भारत से लड़ाई होगी तो वो पाकिस्तान की तरफ हो जाएगी, अदरवाइज वो पाकिस्तान की तरफ नहीं रहती। क्योंकि किसी पे खाने के लिए नहीं है, किसी पे धोने के लिए नहीं, किसी पे नहाने के लिए नहीं, किसी पे थाली के लिए पैसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जब हिंदुस्तान से लड़ाई पर बात आएगी तो देश एक हो जाता है उनका। यह सीखना चाहिए हमको भी। यहां देखिए, मीटिंग होती है पीएम मोदी की 1 मार्च को, फिर दोबारा सीएसएस की, यह कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होती है 22 मार्च को, फिर एयर चीफ की विजिट होती है पटना साहिब में 22 मार्च को, उसके बाद सिक्योरिटी की मीटिंग होती है दिल्ली में एयर चीफ और नेवी चीफ की प्रधानमंत्री के साथ 24 मार्च को, एयर चीफ की विजिट होती है हरमंदिर साहब में। यानी हर मीटिंग के बाद वो मंदिर जा रहे हैं, जो पंजाबी हैं, सिख हैं, वो कहां जा रहे हैं? वो गुरुद्वारे जा रहे हैं, और जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं आर्मी के सेना अध्यक्ष, वो जगन्नाथ जी जा रहे हैं। आप इन साइन को समझिए कि अभी मैं उनका स्टेटमेंट आपने सुना होगा, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के वीर जवानों को और उनके परिवारों को साहस दे और हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप बातों को आपको समझना होगा मेरे प्यारे भाई। एयर चीफ की विजिट होती है हरमंदिर साहब में, डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग होल्ड करते हैं डीएसी में सारे सर्विस चीफ के साथ, तीनों डिफेंस मिनिस्टर की वो होती है
सिरेन टेस्टिंग कंडक्टिंग जैसलमेर में हमने नोटम भी जारी किया था, आपने देखा होगा 27 मार्च को। अब देखिए 28 मार्च को क्या होता है, डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग होती है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के साथ आर्मी की चीफ जो है वो विजिट करते हैं जगन्नाथ टेम्पल। जोधपुर एयरपोर्ट पर ऑर्डर क्लोज फॉर 1 मंथ, जोधपुर ऑर्डर क्लोज कर दिया है, 1 मंथ के लिए क्लोज है। पीएम अर्जेस सिटीजन्स टू स्टे काम एंड यूनाइटेड। जेबर एयरपोर्ट पर 28-29 मार्च को इसके उद्घाटन में प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के लोगों से अपील करता हूं कि ऐसी परिस्थिति में कटोगे तो बटोगे, यानी स्टे काम, यानी शांति बनाए रखिए, लेकिन यूनाइटेड रहिए, एक रहिए, क्योंकि अगर बटोगे तो जय हिंद वंदे मातरम। यह मैं आपको फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करने है, और यही हम भारतीयों के मैसेज देना चाहता हूं जिससे आपके क्लियरिटी आ जाए मैसेज में। एक बात आपको बता देता हूं, देखिए यूएस स्टॉक जंप आफ्टर ईरान सेज ही विल टू एंड वॉर, क्रूड प्राइस फॉल शार्पली। जैसे ही ईरान ने यह कहा कि हम ये युद्ध बंद करना चाहते हैं, ईरान ने कहा है अपनी तरफ से, और तुरंत देखिए ये क्या हुआ है, 2.5% की दर से स्टॉक एक्सचेंज में उछाल आ गया अमेरिका के, केवल ये कहने पर कि हम युद्ध बंद करना चाहते हैं। उसके बाद ट्रंप ने, देखिए दोस्तों, इसी बात पर जो क्रूड ऑयल है वो कहां पहुंच रहा था, $120 प्रति बैरल पहुंचा हुआ था। देखिए गिरकर कहां आ गया, यहां तक चला गया था, $120 तक एकदम से ग्राफ गिर गया। जैसे ही ईरान ने कहा कि हम युद्ध बंद करना चाहते हैं, 105 से नीचे आ गई कच्चे तेल की कीमतें। बाजार देख रहे हो एक स्टेटमेंट से कैसे गिरता है, कैसे उठता है, ये देख लीजिए। इसी में तो फायदा कमा रहा अमेरिका। आपने कभी सोचा है कि कितनी लड़ाई चल रही है, ईरान से 1000 गुना ज्यादा पैसा बर्बाद हो गया अमेरिका का, 1000 गुना ज्यादा उसके दिक्कतें आई हैं, उसके सारे एयरक्राफ्ट गिरा दिया 18-19, उसके सारे रडार खत्म कर दिए 3-3 बिलियन के, लेकिन डॉलर फिर भी बढ़ रहा है, डॉलर कम नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था बहुत पहले कि रुपया 100 पर जा सकता है, मैंने बोला था आपको 95 हो गया है, 100 तक भी जाएगा, देखना, इसी को रीडिंग कहते हैं। लेकिन डॉलर मजबूत होता जा रहा है। इसके पीछे की कहानी पता है क्या, सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा कि क्यों ऐसा है कि अमेरिका बर्बाद हो रहा है, इकोनॉमी डूब रही है, जीडीपी से ज्यादा उस पर कर्जा हो गया, लेकिन फिर भी डॉलर बढ़ रहा है। ये खेल आपको समझना होगा अगर जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो। ये देखिए, ये सेंसेक्स लगातार 2.49% यानी 2.5% से एकदम से उठ गया है जैसे ही ये कहा है कि ईरान वॉर एंड करने वाला है। लेकिन भारत की तरफ से तैयार रहना मेरे दोस्त, ये वही मई आ रही है जहां पर हमने ऑपरेशन सिंदूर में धूल चटाई थी देश के दुश्मनों को। हो सकता है कोई तारीख निश्चित हो, इसीलिए देश के लोगों से क्या कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्टे काम स्टे यूनाइटेड, सभी संगठित रहें, सभी शांत रहें, इस कठिन परिस्थिति को झेलने के लिए अपने आप को मजबूत बनाएं। आप वर्डिंग्स को समझिए। ये जो स्ट्राइक हुई थी, इससे पहले पीएम ने क्या कहा था कि घर में घुसकर मारेंगे। अब की बार क्या कहा है कि हम अटैक का इंतजार नहीं करेंगे, यानी हमारे पास इंटेलिजेंस है कि अगर वो हम पर अटैक करेगा और हमारे पास खबर है हम अटैक करेंगे, उसके अटैक का इंतजार थोड़ी करेंगे, समझ गए। अब हम अलग टेक्निक पर चल रहे हैं इजराइल वाली पर, कि अगर हमारे पास इंटेलिजेंस आती है तो 1967 1973 इजराइल की तरह हम डायरेक्ट ठोकेंगे भाई। और इसीलिए ये इतनी मीटिंग हो रही है, पूरे मार्च में मीटिंग चली है। क्या नॉर्मल टाइम पर ही, क्या एलपीजी के सिलेंडर देश में बांटने के लिए तीनों सेना प्रमुखों की मीटिंग चलेगी क्या प्रधानमंत्री के साथ? क्या पीएनजी की गैस पाइपलाइन लगाने के लिए रक्षा मंत्री, तीनों सेना प्रमुख, प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल साहब की बार बार पूरे मार्च में मीटिंग चलेगी क्या? समझिए यार, ये तो बहुत सिंपल खेल है मेरे प्यारे भाई। यहां देखिए, सिक्योरिटी मीटिंग विद एनएसए डोभाल, अदर एमए टेंशंस मिडिल ईस्ट, की इश्यूज रिव्यूड, नो व्हाट दे आर। की इश्यूज पर बात हो रही है कि अगर हमको कुछ करना है, कैसे करना है, कहां से करना है, इनका पॉसिबल रिएक्शन कहां हो सकता है, राजस्थान में हो सकता है, गुजरात में हो सकता है, या मुंबई जो 26/11 हुआ था। पाकिस्तान बहुत बड़ी, और देखिए एक आपको इंटेल दे देता हूं, आपको शायद पता ना हो, गुजरात के जामनगर में सबसे बड़ी रिफाइनरी है, और आसिम मुनीर जैसा पाकिस्तानी दल्ला कई बार इस रिफाइनरी का नाम ले चुका है कि हम उनकी रिफाइनरी पर अटैक करेंगे। और नाम क्या लगेगा कि ईरान रिफाइनरियों को उड़ा रहा है, अमेरिका उड़ा रहा है, इजराइल उड़ा रहा है, और हम उनकी रिफाइनरी पर हमला करेंगे, क्योंकि हम अमेरिका तक तो पहुंच नहीं सकते, इसलिए दिल्ली बंबई पर हमला करेंगे। यह पाकिस्तान में बयानबाजी चल रही है। तो आप समझिए कि जामनगर की रिफाइनरी पर इनकी नजर है। हमको यह समझकर चलना मेरे प्यारे में। देखिए, ये उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, जगन्नाथ टेम्पल जाते हैं, वहां से इन्होंने स्पीच भी दिया, वायरल है स्पीच, आप सुन लेना। आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरा मुख्य उद्देश्य था कि मैं भारतीय सेना की तरफ से
आशीर्वाद मांगूं भगवान से, ताकि आगे आने वाले दिनों में भगवान का आशीर्वाद भारतीय सेना और उनके सगे संबंधियों के साथ बना रहे। और आज उसी की मैंने एक प्रार्थना की और मुझे यकीन है कि आगे आने वाले दिनों में भगवान के आशीर्वाद से भारतीय सेना बहुत अच्छा करेगी, आगे आने वाले दिनों में और ऊंचा उठेगी और अच्छी कार्रवाई करेगी। ये है दोस्तों एयरफोर्स के चीफ हरमिंदर साहब गए हैं, वहां इनका बयान वायरल हो रहा है। आप सुनिए, अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो बयान ज्यादा समझ में आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। सबसे बड़ी बात, जो भारत में 0.5 फ्रंट है उसका एक हाथ काट के फेंक दिया है। एक दिन नहीं लगता। देखो आपको एक बात बताऊं, बहुत से लोग पिछले कमेंट सेक्शन में मेरे से कह रहे थे सर राघव चड्ढा जी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे बात चलाई है, बहुत अच्छा। आपको बताऊं, देखिए जब तक पता नहीं रहती तब तक सब अच्छे हैं। जैसे राम रहीम की पता नहीं थी तब तक वो बाबा था, जैसे ही पता चली तो वो जेल में चला गया, वो क्या हो गया, सरगना हो गया। वैसे ही जिसकी पता नहीं रहती वो तब तक अच्छा रहता है। अब आप समझिए, कह रहे राघव चड्ढा ने इतना अच्छा क्वेश्चन उठाया। आपको पता है सरकार पिछले 6 साल से इस मुद्दे पर काम कर रही है कि कैसे ये चीजें सस्ती करी जाएं। अब उसको पता चली कि अब ये इस वाले फाइनेंशियल ईयर में सस्ती होने वाली हैं, तो वो उन सबका डेटा लाके पार्लियामेंट में बोल दिया कि समोसा 10 रुपए का होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लोग क्या समझते, क्योंकि लोगों को पता नहीं है इन चीजों को इंप्लीमेंट होने में टाइम लगता है। चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार हो चाहे कोई भी हो, जब कोई बात पार्लियामेंट में आती है तो साल 2 साल 4 साल उसको इंप्लीमेंट होने में लगते हैं, कोई रोड बनता है तो। लेकिन जब रोड बनने वाला हो तो डोनाल्ड ट्रंप वाली हरकत ठीक नहीं है कि हम कहीं जा रहे हैं और तुमने ट्वीट कर दिया कि मैंने इसको भेजा है, ये ठीक नहीं है ना। तो ये आपको समझनी होगी, कोई भी नेता इतना मूर्ख नहीं बैठा है कि वो ऐसे को काउंटर नहीं करेगा। यहां देखिए ये क्या है मेरे प्यारे भाई, यहां आता हूं मैं। ये भारत का वो हिस्सा है जो लाल कर दिया गया, क्या लाल सलाम, लाल सलाम। ये क्या है, ये रेड टेररिज्म कहते हैं इसको, रेड टेररिज्म। लाल सलाम के नाम पर लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, उनको बहका कर एक आइडियोलॉजी प्रदान की गई। क्या कहते थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ये कहते थे गरीबी कभी भी आतंकवाद को जन्म नहीं देती है, आतंकवाद तो एक सोच है, टेररिज्म इज एन आइडियोलॉजी। वो किसी गरीब की या मजलूम की तरफ से नहीं होती है, वो तो मानसिकता पैदा करी जाती है कि तुम्हें यह करना है, तब वो करते हैं। उनका गरीबी अमीरी से लेना देना नहीं है। बहुत से बहुत बड़ा टॉप क्लास का डॉक्टर भी वो हो सकता है और एक बिल्कुल भिखमंगा भी वो हो सकता है। तो ये आइडियोलॉजी से चलती है, ना कि गरीबी और अमीरी से। ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। देखिए झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, ये सारे वो इलाके हैं, इसमें छत्तीसगढ़ भी है। ये रहा बस्तर, ये सबसे बड़ा रीजन है छत्तीसगढ़ का बस्तर, जहां सबसे बड़ा नक्सलवाद था। यहां किसकी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, ये चाइना की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। ये जो हमारा सिस्टम है ना, वोट डाल के प्रधानमंत्री को चुनना, एमएलए को चुनना, एमपी को चुनना, ये इनका काम नहीं है, ये इसके खिलाफ है। इनकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट वाली, चाइना वाली, समझ गए। और ये बहकाते कैसे हैं कि सरकार तुमको लूट रही है। अब इससे क्या हुआ, पहले कुछ लोगों को मारा गया नक्सल को गवर्नमेंट के द्वारा, तो देखा कि मारने पर तो ये सॉल्यूशन होगा नहीं, तो इन्होंने क्या किया, उनको मारा नहीं, उनको वो दिए, ऑफर दिए कि आप अगर सरेंडर करते हो तो आपको पैसा मिलेगा, जॉब भी मिल सकती है अगर आप अच्छे हो, पढ़े लिखे हो तो, और हो सकता है आपको मकान, घर, ये सब चीजें मिले। आपने देखा होगा झुंड के झुंडों में 200-200 आदमियों ने सरेंडर किया है, समझ गए, क्योंकि हमको समस्या को खत्म करना है, ना कि हमको लोगों को मारना है। तो उनके लिए यह प्रोग्राम किया गया। तो आज इन्होंने 31 मार्च का टाइम रखा था, और मैं आपको गारंटी से दे रहा हूं, पूरा फिगर देख लीजिए, ये पूरे इलाके में 99.97% नक्सलिज्म हैज बीन एंडेड इन इंडिया, खत्म हो गया, घोषणा हो चुकी है इसकी। लेकिन सोच नहीं मरती, अभी दोबारा पैदा हो सकता है ये, इसीलिए इसको बनाए रखना है। इसीलिए जिन इलाकों में कुछ नहीं था वहां रोड बनवाए गए, स्कूल बनवाए गए, ऐसे करके धीरे धीरे सरकार इसको बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देगी। ऑलमोस्ट खत्म हो गया भारत में से, तो हमको थोड़ी सुकून है। अब देखिए एक चीज आपको बताता हूं, ट्रंप के खिलाफ बहुत ज्यादा रोष चल रहा है। आपको बता देता हूं कि रूस और अमेरिका में अब ऐसे हो सकती है, क्योंकि क्यूबन क्राइसिस का नाम आपने सुना होगा। रशिया ने वहां अपना न्यूक्लियर हथियार रखा हुआ है, और अगर थोड़ी सी देर होती तो वो चल भी जाता, थोड़ा सा बच गया क्यूबन क्राइसिस की वजह से, कोल्ड वॉर से। लेकिन तब से ये दोनों जानी दुश्मन है। आज फिर वो मंजर आ रहा है। रशिया ने, मैंने आपको ऑपरेशन हिडन हैंड के बारे में बताया था, उसी का पार्ट है। इन्होंने कहा अगर ये ग्राउंड में सैनिक उतारते हैं ईरान में तो रशिया के चेचन शामिल हो जाएंगे। चेचन कौन है, सुना है कभी चेचन विद्रोह आपने? अगर नहीं सुना है तो मैंने एक आध वीडियो में उसका जिक्र किया है, नहीं सुना है तो अलग से उसको देखना, मैं एक वीडियो ले आऊंगा। चेचन लोग वही हैं जो टुकड़ों टुकड़ों में दोस्तों काट के फेंक देते हैं, और वही लोग हैं जिनके बाद व्लादिमीर पुतिन सत्ता में आए थे। यहां पूरा कब्जा हो गया था रशिया पे। पुतिन जब आए तो चेचन विद्रोह हुआ और उनको क्या किया गया, उनको ट्रेंड किया गया, और उन्हीं के इस दमन के बाद व्लादिमीर पुतिन आए थे किसमें, सत्ता में। तो ये चेचन लोग वहां पर उतारे जाएंगे ईरान के साथ अमेरिका से लड़ने के लिए। अगर वो ग्राउंड पर आते हैं तो ये हिडन हैंड के अंदर है, ऑपरेशन हिडन हैंड। इसकी बहुत बेइज्जती हो रही है। इन्होंने क्या किया है, देखिए दोस्तों, व्हाइट हाउस में अब्राहम लिंकन के टाइम पर एक ये कमबोर्ड था, मतलब जो उसका बाथरूम था,
उस बाथरूम को ट्रंप ने क्या किया, सोने से जड़वा दिया, यहां भी सोना, ये सीट भी सोने की करवा दी। तो लोगों ने मॉल में इसकी प्रदर्शनी लगा रखी है और कहा है देखिए ये एक दूरदर्शी नेता की पहचान है कि वो 2 बार अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति बने और उन्होंने कितने कितने बड़े सुधारों पर काम किया है कि उसने लिंकन के टाइम की ये जो कमबोर्ड है उसको सोने से रंगवा दिया है। वाह क्या बात है। ऐसे करके लोग अमेरिका में इसका मजाक उड़ा रहे हैं। और दोस्तों इसने कैनेडी के सेंटर को भी दोबारा से बनवाने की बात की है। इसने व्हाइट हाउस में कुछ चेंजेस कराने की बात की है, कुछ कुछ दीवारों को सोने की बनवा दिया है। यही इसके जीवन में चेंज है और कोई चेंज नहीं है। और यही बात ये यहां पर इंग्लिश में लिख रहे हैं कि वारे मेरे दूरदर्शी राष्ट्रपति कि तूने तो सारा सब कुछ ऐसा कर दिया। और एक जो टॉयलेट पेपर है ना, क्योंकि इनके यहां पानी तो होता नहीं धोने के लिए, इसीलिए पहुंचने की आदत है, और वही टॉयलेट पेपर अब पाकिस्तान के लिए भेजा जा रहा है कि तेरे पास तो पानी नहीं, अब ये ले। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे भाई। यहां देखना, द इंस्टॉलेशन अराइव्स, द ट्रंप प्रेजेस ओवर मेजर चेंजेस, व्हाइट हाउस वॉशिंगटन सिंस रिटर्निंग टू द ऑफिस लास्ट ईयर। दोबारा सत्ता में आने के बाद इस आदमी ने यही काम किए हैं, कोई भी ढंग का काम ये कर नहीं पाया, अमेरिका को लेकर गर्त में डूब गया ये आप ध्यान रखना। देखिए अब क्या कह रहा है, सबसे इसकी कटनी हो गई। इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट बताया था कल, मैंने कहा था भारत को अब नजदीकी बढ़ानी चाहिए, किससे, जर्मनी, फ्रांस, यूके, जापान। क्यों? क्योंकि अब ये इनसे कट चुका है। इसने कहा है मैं कभी भी जीवन में तुम्हारी सहायता के लिए आऊंगा नहीं हरामियों, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। और पीट हैगेट क्या कहता है, ये हमने सीखा है कि अकेले कैसे लड़ा जाता है, ऐसे हो रही है ऐसे, समझ गए। और अब अपने आप को बचा रहा, कह रहा मैं तुम्हारी हेल्प करने कभी नहीं आऊंगा। जैसे लड़के को मार दो और दीदी उससे कुरकुरा छीन लेती है तो क्या कहता है, अब तुझे कभी कुरकुरा नहीं दूंगा। दीदी फिर झापड़ मार के दोबारा छीन लेती है। देखिए मेरे प्यारे भाई, देखिए यहां पर यूरोप एंड अलाइज पुशेस बैक टू ट्रंप। यूरोप ने और नाटो के जितने भी अलाइज हैं उन सब ने ईरान वॉर पर क्या ट्रंप को पीछे की तरफ धकेल दिया कि हम नहीं कर सकते कुछ भी, हम सहायता नहीं करेंगे। यह बात ध्यान रखना, सभी लोग पीछे हट गए हैं, कोई भी इसकी सहायता करना भी नहीं चाहता है। न्यू ड्रामा फ्रॉम ट्रंप स्टार्टेड। नया ड्रामा क्या है, इसने एक स्टेटमेंट जारी किया कि अगले 2 से 3 हफ्ते में हम पूरा युद्ध बंद कर देंगे ईरान के साथ। ट्रंप कह रहा है। और कैसे बंद करेंगे कि ईरान को हम स्टोन एज में पहुंचा देंगे, यानी पाषाण काल में पहुंचा देंगे, 100, 200, 500 बरस पीछे पहुंचा देंगे। फिर जिंदगी में वो जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर पावर नहीं बना पाएगा और हम फ्री हो जाएंगे। और ईरान के लिए इसने यही शब्द यूज करें, नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में हम सिग्नल करते हैं कि यह युद्ध बंद हो जाएगा। देखिए द स्टोन एजेस एंड ओनली आफ्टर ईरान हैड बीन पुट इनटू द स्टोन एजेस। हम इस युद्ध को तब बंद करेंगे 2 से 3 हफ्ते में जब ईरान पाषाण काल में पहुंच जाएगा और ये दोबारा सब वहीं से शुरू करेंगे जहां से इन्होंने शुरू किया था। ये धमकी है इसकी। लेकिन ईरान ने अभी मना किया है सरेंडर करने से मेरे भाई। ये देखिए डिफेंस सेक्रेटरी पीट हैगेट कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप रिमेन ओपन टू डील विद, और बगल से ये भी कह रहे हैं कि वो डील करना चाहता है तो कर ले, अभी भी बंद कर देंगे युद्ध। मतलब कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अब बेइज्जती हो जाएगी अगर अपनी तरफ से बंद कर देंगे तो, इसलिए बार बार क्या दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक दे रहे हैं। पता है क्यों हो रहा है ऐसा, इस पर बहुत प्रेशर है। पूरा विश्व इससे यह कह रहा है कि तूने पूरी इकोनॉमी ऐसी तैसी कर दी, तूने चलते फिरते पूरे संसार को डामाडोल करवा दिया, ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है, इसलिए इस पर इतना प्रेशर है। अब एक बात और आपको बता देता हूं, ईरान भी कम दल्ला नहीं है, ईरान के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि वो यह कह रहा है कि अब तू इतना बड़ा शहंशाह बन रहा है कि सबको ठोक देगा, इतनी तो पावर अभी औकात तेरी भी नहीं है। अब उसको यह डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक ऐसा मंजर आ जाए कि जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनकी छाती भर चुकी है मेरे इस बर्ताव से, तो कहीं मिलके मुझे ठोक दें किसी दिन और मेरा नामो निशान मिट जाए। ये उसको भी पता है, इसीलिए उसने क्या कहा, ईरान ने कहा है अब कि वी वांट टू एंड वॉर, हम भी युद्ध को बंद करना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त है, और केवल एक शर्त है, और वो शर्त क्या है कि अमेरिका हमको लिख कर दे। देखिए बोलने के लिए तो ट्रंप कुछ भी बोल देता है, उनको विश्वास नहीं होगा, सही बात है ये उनकी भी, ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन यूनाइटेड नेशन किसी कन्वेंशन में हमको लिख कर दे कि भविष्य में कभी भी हम पर कोई स्ट्राइक नहीं की जाएगी, हमारे देश पर आक्रमण नहीं किया जाएगा, ये इसने कहा है, और हम युद्ध बंद कर देंगे। और ऐसा अमेरिका करेगा नहीं, क्योंकि भाई अगर कल को ये न्यूक्लियर बनाने लगे तो आक्रमण तो करना पड़ेगा, इसलिए वो लिख कर देगा नहीं, तो इसलिए अभी भी युद्ध बंद होने के कगार पर लग नहीं रहा। देखिए ईरान ने क्या कहा है, अब बहुत हो गया, 1 अप्रैल से यानी आज से मैं माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और 18 अलग अलग कंपनियों पर हमला बोलूंगा, इनके सेंटर्स जाएंगे, तो हो सकता है आज हम लोग जुड़े हुए इंटरनेट से हम भी ठप हो जाएं, क्योंकि गूगल पर हमला कर देगा तो हो सकता है डिसरप्शन आ सकता है, समझ गए मेरे प्यारे भाई। तो यह भी हो सकता है, उसने कहा है कि मैं अब इनको उड़ाऊंगा। यहां देख लीजिए 1 अप्रैल से मेरे 18 टारगेट हैं और मैं इनको एक एक करके उड़ाऊंगा। उसमें कौन कौन शामिल है, गूगल है, एप्पल है, इंटेल है, आईबीएम है, टेस्ला है, बोइंग है। वार्निंग दैट देयर रीजनल ऑपरेशन कुड बी हिट। भाई इन्हीं के ऊपर तो अमेरिका चलता है यार, टेस्ला, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम, यही सब पर तो उसकी इकोनॉमी खड़ी हुई है। एप्पल की अकेले की इकोनॉमी ट्रिलियन है, 3 ट्रिलियन,
यानी भारत की इकोनॉमी से थोड़ी सी कम। तो एक देश की इकोनॉमी के बराबर तो उनकी एक एक कंपनी की इकोनॉमी है। इन्हीं पर तो अमेरिका फूलता है। अब इन्हीं को जब हिट कर दिया जाएगा तो डब्बा गोल हो जाएगा। अमेरिका को भी पता है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा 3-5 नहीं कर रहा है। एआई यूज्ड इन वॉर, एआई तो यूज हो रहा है देखो, और एआई यूज कर रहा है दोनों, अमेरिका भी और ईरान भी, और उसी के चलते ये हिट हो रहे हैं। आपको एक बात बता देता हूं, ये जो इंटेलिजेंस दे रहा है रशिया, तो उसकी वजह से सारे एयरक्राफ्ट मारे जा रहे हैं। अब ईरान की हेल्प कौन कर रहा है? ईरान की हेल्प कर रहा है चीन। चीन ने अपने सीसीटीवी जहां जहां लगा रखे थे इन पूरे गल्फ कंट्रीज में, वहां की पूरी लोकेशन चीन के पास है। चीन ने बेची ईरान को, और ईरान ने प्रिसाइजली वहां पर अटैक कर दिया। यानी हर जगह विस्फोट ईरान ने किया ही इस बेसिस पे, क्योंकि उसके पास चीन की दी हुई सीसीटीवी की पूरी इंफॉर्मेशन है। और इसी को भारत सरकार ने आज 1 अप्रैल से बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि चीन इतना ज्यादा चमगादड़ है कि यह पाकिस्तान को भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है और हमारे इलाकों के बारे में सारी जानकारी दे सकता है। इसलिए हमने पूरे सीसीटीवी क्लोज कर दिए। रशिया ने कहा यूएस युद्ध में आता है तो हमारे भी विद्रोही चेचन यूनिट्स रेडी हैं युद्ध में उतरने के लिए। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई। तो प्लान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रशिया वर्सेस यूएसए। इसका मतलब वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। ये देखिए, इजराइल फोर्जिंग न्यू अलायंसेस। ये क्या कह रहा है नेतन्याहू कि हम नए अलायंसेस बना रहे हैं अपने रीजनल अलाइज के साथ, जितने भी गल्फ के देश हैं उनके साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, क्योंकि इसको ठोकना है। और इसका एक ही उद्देश्य, ये जी ही इसलिए रहा है कि इसको ठोकना है। तो इन दोनों में तो अस्तित्व की लड़ाई है, कोई इनके बीच में ना आए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इजराइल ने एक चीज कही है, जैसे हमने कहा हम इजराइल के साथ खड़े और खड़े रहेंगे। इजराइल ने कहा है कि भिखारी कभी भी मीडिएशन नहीं कर सकता है, किसी की मीडिएशन नहीं कर सकता, बिचौलिया नहीं बन सकता। बिचौलिया बनता है भारी आदमी जिसका अपना भी अस्तित्व हो। तो भारत अच्छा मीडिएटर बन सकता है, ये इजराइल ने मांग उठाई है। दल्ले जो खुद भूखे मर रहे हैं वो क्या मीडिएशन करेंगे, ऐसा इजराइल की तरफ से बात आ रही है मेरे प्यारे भाई। समझ गए? अभी आगे की कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। अब तक का पूरा लेखा जोखा मुझे लग रहा है मई में जो पिछली बार हुआ था द ग्रेट ऑपरेशन सिंदूर 2.0 रिवाइव हो सकता है। हो सकता है कोई तारीख निश्चित हो, कमेंट सेक्शन में लिखना। आपको सरकार की रणनीति कभी भी समझ में नहीं आएगी, वो कभी भी एक्सपोज नहीं करेंगे, और जिस दिन स्ट्राइक हो जाएगी आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार इस दिन का प्लान बनाकर बैठी थी। फिर मिलता हूं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ। जुड़े रहिए महेशन को सब्सक्राइब करके। फिर मिलता हूं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।